बच्चों, इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर कोई कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसके बगल में कोई कार्बन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन को मैंने कहा था कि दिस विल बी एलाइलिक कार्बन। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उसके लिए हम लोगों ने विनाइलिक कार्बन वर्ड बोला था। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाले केस में मैंने आपसे कहा था कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। और वो मैंने आपको कैसे बताया था कि यहाँ पर जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कोई एटम, सपोज कोई एटम ए है और यहाँ पर कोई बी लगा हुआ है, तो एलाइलिक कार्बन का जो बी है ये किसी एटम ए के थ्रू अलग हो जाए और इस कार्बन पर ए आ जाए और बी को वो क्या कर दे, रिमूव कर दे। इसको हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे थे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या था? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का बच्चा मीनिंग हमारे पास ये था कि अगर किसी एलाइलिक कार्बन पे, तो हमको पता होना चाहिए कि एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है बेटा, उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर एलाइलिक कार्बन के पास वाला, मतलब उससे अटैच्ड अगर कोई एटम है, वो किसी दूसरे एटम के थ्रू रिमूव हो जाए और दूसरा एटम उसके साथ जुड़ जाए, एलाइलिक कार्बन पे अटैक कर दे और उसके किसी ग्रुप को रिमूव कर दे, तो इसको हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे थे। मैंने आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये 3 स्टेट में होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा, ये हमारे पास 3 स्टेट्स में हमको देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन सी हमारे पास हो सकता है? दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपने क्लोरीन लिया, ठीक है, हेलोजिनेशन के केस में, तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में मान लीजिए ये CH3 है, ये H2 है, यहाँ पर H है, तो क्लोरीन विल अटैक ऑन एलाइलिक कार्बन। क्लोरीन जो है ये किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करेगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन और ये हमारे पास CH2Cl बन रहा था। अगर मैंने कहा कि NBS लिखा आ जाए या एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ही वो बना दें, ठीक है, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड या फिर हमारे पास NBS वर्ड लिखा आ जाए, तब उस केस में हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन आएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर Cl आया उसी तरह से हमारे पास Br आएगा, बिकॉज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है वो ब्रोमीन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर रिएजेंट हमारे पास SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरल क्लोराइड है, तब हमारे पास इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, मतलब कि जो एलाइलिक कार्बन है वहां पर क्लोरीन आएगा। तो हेलोजिनेशन में तो आप फ्लोरीन भी ले सकते थे, ब्रोमीन भी ले सकते थे, आप आयोडीन भी ले सकते थे, बट मैंने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए थे। मैंने कहा था कि क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन कराओ, बट फ्लोरिनेशन को हम लोग लैब में नहीं कराते हैं, लैब में करने से बचते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी तो वहां पे ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मैंने कहा था जब आयोडीनेशन कराते हैं तो यहाँ पर HI नाम का प्रोडक्ट बन जाता है, और जैसे ही HI नाम का प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन को क्या कर देता है, बैक वापस कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि HI के साथ जब ये रिएक्शन करा रहे होते हैं तब वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना भाग पाए। तो इतनी बात कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। और मैंने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, जैसे कल की क्लास में मैंने ये एग्जांपल लिया था और इसमें कहा था कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैंने कहा था कि इसमें पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, यानी कि रेजोनेंस देखने को मिलता है। और वो कैसे मिलता है मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, भाई ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये रहे, अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस कि ये कार्बन कार्बन
डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर जो मतलब फिर मैं H लगा दूं, यहाँ 3, यहाँ पर 2, जितने रिक्वायर्ड है, यहाँ पर H, यहाँ पर 2 लगा दिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता कि एलाइलिक कार्बन कौन है, तो आपका आंसर होता सर दिस वन इज एलाइलिक कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पड़ोसी वाला कार्बन जो है वो ये रहा। तो यहां अगर आप क्लोरीन की जब रिएक्शन कराते तो आप कहते कि क्लोरीन जो है वो अटैक एलाइल पे करेगा, और ये हमारे पास CH3 और ये CH, और यहाँ पर एक Cl जुड़ जाता आकर के, एक H को रिमूव कर देता, और ये डबल बॉन्डेड रहते। बट मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन सकता है, वो मैंने आपसे कहा था कि ये भी प्रोडक्ट बन सकता है और यहाँ पर क्लोरीन आ जाए। अब इसके बारे में ये प्रोडक्ट मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया, मैंने आपको क्या बताया था कि इसके मैकेनिज्म को हमको समझना पड़ेगा, और मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे ये C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड C है, तो यहाँ पर ये सॉरी सिंगल बॉन्ड C था, यहाँ डबल बना दिया मैंने, ये जो सिंगल बॉन्ड C यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा, कल की क्लास में ये तो बता रहा था मैं कि जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तब ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा हमारे पास कि भाई हमको पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल का केस दिख गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो एक केस में तो भाई ये देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ये भी बन रहा होगा और ये भी बन रहा होगा, और कंटिन्यूसली आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस। तो जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन विल अटैक ऑन दिस और क्लोरीन विल अटैक ऑन दिस बोथ पार्ट। भाई इसको ये भी फ्री रेडिकल दिखाई दिया और यहाँ भी फ्री रेडिकल दिखाई दिया, तो इसके जो पॉसिबल मैंने कहा था कि प्रोडक्ट होंगे, दैट विल बी हमारे पास क्लोरीन इधर भी आ सकता है और हमारे पास, और इसी में हमारे पास जो रेजोनेंस चल रहा था तो उस वजह से एक ये प्रोडक्ट आ जाएगा, इस कार्बन पे Cl आ जाए। अब इसमें अगर हम लोग पूछें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 डिग्री का बना और ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बना। और आपको अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर याद हो 3, 2, 1 का मैंने आपसे कहा था कि ये ऑर्डर आप याद रखेंगे तो उस बेसिस पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ 2 डिग्री वाला ये ज्यादा टाइम के लिए रहा होगा, भाई ज्यादा स्टेबल है, हालांकि रेजोनेंस से हो तो ये रहा होगा बट ये ज्यादा टाइम के लिए रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे पास ज्यादा बनेगा, मेजर बनेगा, और ये माइनर बनेगा। तो ये कल की क्लास का एक रिकॉल था जो मैंने आपको बताया था। अब लोग आगे बढ़ के समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक कल हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर किसी कोई 2 एटम लगे हुए हैं ए बी, और वहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस बी को तो रिमूव कर दे और खुद जाकर के जुड़ जाए और बी को अलग कर दे, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कह रहे थे कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इस बी पर अटैक किया, मतलब एक या ए पे भी अटैक कर सकता था, यानी किसी एक पार्ट को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और खुद जाकर के जुड़ गया। अगर फ्री रेडिकल कर रहा होता तो हम लोग उसको बोलते थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा किसी दूसरे पुराने इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी कि जैसे यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है, ये बी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा इस ए के लिए कि ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसने ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को हटाया और खुद जाकर के जुड़ गया। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो, जैसे देखो फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर ए और बी कोई लगे हुए हैं, मान लो बी कोई इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल ए के साथ जुड़ा हुआ हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते थे, जो रिएजेंट की तरह वर्क करते थे। और एक इलेक्ट्रोफाइल आया, एक कोई इससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने कहा कि भाई तुम दूर हटो, मैं इसके साथ जुड़ूंगा, मैं अपनी स्टेबिलिटी बनाऊंगा, और उसने क्या किया, ई जाकर के जुड़ गया, बी को उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपसे ये कहा था कि बच्चों आपको ये याद रखना है कि बेंजीन जो है, बेंजीन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, बनाने के लिए आप इसमें एक सर्कल भी बना सकते हो ऐसे,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये जो डबल बॉन्ड है ये कंटिन्यूअसली ये इधर मूव कर जाता है, ये इधर मूव कर जाता है, ये इधर मूव कर जाता है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट हो, इधर प्रेजेंट हो और इधर प्रेजेंट हो। तो इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर या इन जनरल आप ये वाला स्ट्रक्चर लेके चल सकते हो। तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। कैसे कैसे दिखाता है? एक तो हेलोजिनेशन दिखाता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि कोई क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल, कोई ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल, कोई आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल ये आकर के इस पे अटैक करें, इस बेंजीन पे अटैक करें और एक प्रोडक्ट बना दें। या हमारे पास सल्फोनेशन होता है। सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसमें SO3H+ ये जा करके जुड़ जाता है इस बेंजीन रिंग से। या फिर नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रेशन के केस में NO2+ आकर के अटैक करता है बेंजीन पर। और फोर्थ जो हमको यहाँ स्टडी करना है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट मैंने कहा था कि दो तरीके से पढ़ेंगे, एक एल्काइलेशन पढ़ेंगे। एल्काइलेशन का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप लाइक R+, R का मतलब CnH2n+1, मिथाइल, इथाइल वगैरह वगैरह। या फिर हमारे पास एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन हो रहा हो। एसाइल मतलब R C डबल बॉन्ड O ये जाकर के जुड़े और इस पे प्लस लिखा हुआ है। मतलब R की जगह आप CH3 CH2 वगैरह वगैरह लिख सकते हो, C2H5 वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे आप एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। तो वो अभी हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं कि एल्काइलेशन में क्या होगा, एसाइलेशन में क्या होगा और ये किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो यहाँ आपको डायरेक्टली इन तीन रिएक्शंस को, अभी हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी नहीं कर रहे बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा कि अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है या हमारे पास कोई भी लुईस एसिड लिखा हुआ है। अब लुईस एसिड हमारे पास कोई भी, आप लुईस एसिड जानते होगे, लुईस एसिड हमारे पास कोई भी लाइक AlCl3 तो है ही, या आप ले सकते थे AlBr3, या आप ले सकते थे FeCl3, ठीक है, या आप ले सकते थे ZnCl2, ठीक है, या BF3। इस तरह से काफी सारे लुईस एसिड कोई भी आप यहाँ पर एनहाइड्रस ले सकते थे और साथ में आपने कोई हेलोजन यूज कर लिया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वह वो हमको मिलेगा कि हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और साथ में HX बनाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इन केस ऑफ आयोडिनेशन, इन केस ऑफ फ्लोरिनेशन हम लोगों को क्या करना है। यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हमारे लिए इसमें इजी है, क्योंकि अगर मैं HF की बात करूं तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं HI की बात करूं तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसी में सल्फोनेशन कराने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर मैं सल्फोनेशन इसका कराऊं इस रिएक्शन का कि ये हमारे पास, याद रखना, तो हमको H2SO4 की नीड पड़ती है, ठीक है, और H2SO4 जो है वो हमारे पास इसमें SO3H प्रोवाइड करता है और साथ में हमारे पास ये जो बच जाता है यहाँ पर H2O निकल जाता है। तो ये सेकेंड रिएक्शन है, इसको सल्फोनेशन कहा जाता है, जिसमें हमारे पास सल्फोबेंजीन नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें थर्ड, तो थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है? थर्ड वाले केस में बच्चा हमारे पास मान लीजिए HNO3, तो HNO3 में हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये जो है ये NO2 को लगा लेगा, ठीक है। अगर हम लोग HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिया जाता है तो ये NO2 और वाटर प्रोवाइड कर देगा। हम लोग इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हम लोग वही मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो अदर प्रोडक्ट बनने की। इसके मैकेनिज्म अब शो करने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, दैट्स व्हाई हम लोग इन चीजों को क्विट कर रहे हैं। जो जो मैकेनिज्म काम के हैं, जहां पॉसिबिलिटी होती है अदर प्रोडक्ट बनने की, वो मैकेनिज्म मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूंगा। तो अब फोर्थ वन अगर मैं बात करूं कि चौथा हमको कौन सा याद रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एल्काइलेशन भी पढ़ना है हमको और एसाइलेशन भी पढ़ना है, एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन। तो अब ये एल्काइलेशन और एसाइलेशन कैसे होगा,
तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई बेंजीन आपने लिया और इस बेंजीन के साथ आपने कोई RX, R का मतलब हमारे पास ये यहाँ पर CnH2n+1 से है, और X का मतलब हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक जनरल रिएक्शन आप याद रख सकते हो। तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये H लगा हुआ है, इस H को रिमूव करके खुद R जुड़ जाएगा। ये R जुड़ गया, यानी कि इसने क्या किया, ये प्लस बना, ये माइनस बना, ये प्लस बना, और ये इस X के साथ निकल लिया। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस हुआ ये कहलाएगा एल्काइलेशन। जैसे यहाँ पे मैं R की जगह, फॉर एग्जाम्पल R की जगह मैं रख दूं CH3, भाई N=1 पुट कर दूं यहाँ पर, और X की जगह मान लो मैं Cl रख दूं, तो एक रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा HCl। तो ऐसे आप बहुत सारी रिएक्शन खुद से बना सकते हो, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि R का ये मीनिंग है, X का ये मीनिंग है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारे पास X के प्लेस पे होंगे, और हमारे पास जो है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो CnH2n+1, ये हमारे पास एल्काइल होगा। ठीक है, अब ये याद रखना कि हम लोग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आपको परसेंटेज वाली बात नहीं सोचना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये जो मैं आपको बता रहा हूं, बस डायरेक्ट डायरेक्ट आपको चीजों को याद करते हुए चलना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एल्काइलेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि समटाइम्स यू फील लाइक दिस। मान लीजिए मैं एक टिपिकल इक्वेशन लिख दूं, यहां पर मैंने लिखा कि ये हमारे पास बेंजीन है, ये अब मैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, और मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CH3, CH2, CH2, Cl। अब आपके मन में ये आएगा कि जब ये रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ पर ये रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3, और मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अब आपके मन में ये आएगा कि यहां से इसको तोड़ते हैं, इस पे नेगेटिव डालते हैं, इस पे पॉजिटिव डालते हैं, और ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जुड़ जाएगा, और इसका जो H+ है वो Cl के साथ निकल जाएगा, और आप इस तरह का एक प्रोडक्ट बना दोगे। आप ये प्रोडक्ट इसमें बना के लिख के आ जाओगे कि मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो यही लिखा होगा, यहाँ पर CH2 वाला पार्ट, CH2 इधर आ गया, और ये CH2, ये CH3, ये प्लस वाला जाकर के जुड़ गया, और आप सीधे सीधे HCl बना दोगे। आप ऐसे करोगे। बट मैं अगर आपको बताऊं बेटा, ये आंसर इसका रॉन्ग है। अब ये आंसर रॉन्ग क्यों है वो हम समझते हैं। देखो, यहां जो प्रोडक्ट है CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं एक नोट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, सारे लोग जरा ध्यान इधर लगाएं। देखो, जब भी ऐसी स्टेट आए कि कहीं पर कार्बोकैटायन दिखे, कार्बोकैटायन आपको दिखे, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर आपको प्लस चार्ज नजर आए, तो सबसे पहले ये ढूंढो कि वो किस कंपाउंड के अंदर है। भाई इस कंपाउंड में है, कार्बोकैटायन दिख गया हमको, ये रहा, ये हमको मिल गया। जैसे ही बेटा आपको मिल जाए, आप हर एक कार्बन की डिग्री असाइन कर दें। जैसे यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आपने ये, सॉरी ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, सॉरी ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये अगेन 1 डिग्री है, मतलब कितने कार्बन से कनेक्टेड है उसके बेसिस पे आप डिग्री असाइन कर सकते हो। अब ये 1, 2 और 1 ये आपने कर लिया। जैसे ही बेटा अगर आपको कहीं पर जो कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है, कार्बोकैटायन याद रखना कि अगर 2 डिग्री के बगल में 1 है, या फिर 3 डिग्री के बगल में 2 डिग्री है, या 3 डिग्री के बगल में 1 डिग्री है, या 2 डिग्री के बगल में 1 डिग्री है। अब ये क्या बात हुई, क्या जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा, यहाँ 2 डिग्री कार्बन के बगल में कौन बैठा हुआ है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन, यानी कि जो कार्बोकैटायन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। किसी केस में ऐसा नहीं है हर बार ऐसा हो सकता है वो केवल 1 डिग्री वाले ही होता, बट अगर किसी स्टेट में ऐसा मिल जाए कि कोई कार्बोकैटायन बन तो रहा हो, आप तुरंत ऐसे कार्बोकैटायन बना लेना।
मैं पूरे मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, बस सीधे इंपॉर्टेंट बात की बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर वहां कैसे करना है। तो आप जैसे ही कार्बोकैटायन बना लो बच्चा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन पे जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, वो कार्बोकैटायन जो है उसके क्या बगल में कोई ऐसा कार्बन है जिसकी डिग्री ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशन आए बेटा, तो याद रखना कि उस केस में हम लोग करते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा कि ऑर्डर चलता है कार्बोकैटायन का। क्या चलता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जैसे इस वाले केस में ये कार्बन 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 ऐसे था, ये था कार्बोकैटायन, ये था 2 डिग्री, ये था 1 डिग्री, ये था 1 डिग्री। तो ये क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे H3 था, यहाँ पर हमारे पास H2 था, यहाँ पर हमारे पास H था, सॉरी यहाँ पे H2 था। तो ये क्या करेगा, ये अपने एक H को इसको प्रोवाइड करेगा, वो भी H नेगेटिव के फॉर्म में। और ये क्या बना देगा हमारे पास CH3 CH कार्बोकैटायन और CH3। अब ध्यान से समझना फिर से, ये CH3 है, ये CH2 था, ये CH2 था, इस पे कार्बोकैटायन था। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कार्बोकैटायन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसकी डिग्री ज्यादा हो। कार्बोकैटायन कैसे कार्बन से कनेक्टेड है? ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसकी डिग्री ज्यादा है। तो जिसकी डिग्री ज्यादा है बेटा, वो क्या करेगा, वो अपने पास से एक हाइड्राइड आयन H नेगेटिव दे देगा सामने वाले को, और खुद क्या बना के बैठ जाएगा, वो खुद बना के बैठ जाएगा कार्बोकैटायन। उसका एक H जा चुका है, और जो CH है अब वो CH3 बन जाएगा, उसको एक H नेगेटिव मिल गया। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस ही खत्म हो गए, और ये CH2 से क्या बन गया, CH3। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं समझाने के लिए, वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए कहीं पर ऐसी स्टेट आती, CH3 लिखा होता, इधर लिखा होता C, इधर लिखा होता हमारे पास मान लीजिए CH3, यहाँ H लिखा होता, यहाँ पे CH2, और यहाँ पर लिखा हुआ होता हमारे पास CH3। मान लीजिए यहाँ पर ये होता हमारे पास CH2 ना हो करके यहाँ लिखा हुआ होता कार्बोकैटायन, ऐसे लिखा हुआ होता। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं, तो इसमें ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, ये रहा 3 डिग्री। भाई 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। और ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री। अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं, तो ये रहा कार्बोकैटायन जो कि 2 डिग्री है, और वो अपने दो कनेक्टेड है उसके पास, एक 3 डिग्री कनेक्टेड है और एक 2 डिग्री कनेक्टेड है। तो 1 डिग्री से तो कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा वाला मिल गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर किसी कार्बोकैटायन को उससे ज्यादा डिग्री वाला कार्बन दिख गया बगल में अगर है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा डिग्री वाला, वो अपना एक हाइड्रोजन, वो भी नेगेटिव के फॉर्म में इसको पकड़ाएगा, यानी कहेगा भाई तुम H नेगेटिव ले लो, कार्बोकैटायन हम बन के बैठेंगे। क्योंकि जो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या है, 3 to 1 का। ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, इसने CH जो है, ये CH ने एक H नेगेटिव इसको दिया, तो ये बन गया CH2। और क्योंकि यहाँ से H नेगेटिव गया है, जहां से नेगेटिव जाएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से रीअरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि जैसे इस वाले केस की हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने कहा था कि भाई इसका आंसर ये नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में, ये बना देगा CH2 प्लस, ये बना देगा CH3। जब ये बनाएगा तो अब प्लस वाला अटैक करेगा कहां पर, यहां पर। यानी इन रियलिटी जो इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए था, दैट विल बी ये बना हमारे पास CH3 CH पॉजिटिव, ये CH2, मैंने कहा ये अटैक करेगा इस पर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, रियलिटी में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 था। ठीक है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलाइलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अगर हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, और खास करके कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन,
फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई आर प्लस बोले तो आर का मतलब हमारे पास किससे है, CnH2n+1 से, यानी कि CH3+ लिखा हुआ मिले, या आपको C2H5+, अब C2H5+ को आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2+ मिले, या आपको CH3CH2 अगेन CH2+ मिले, या और भी बढ़ा सकते हो आप नंबर ऑफ कार्बन, इस तरीके से केवल कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उस पर प्लस लिखा हुआ मिले, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और उस पर प्लस लिखा हुआ मिले, तब आप बेटा उसको क्या कहोगे, आप कहोगे वहां पर कि इट इज फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का पार्ट है, जहां पे R+ आकर के अटैक कर रहा है, और वहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, अगर 3-2-1 की पॉसिबिलिटी होगी। और मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट कब आता है, रीअरेंजमेंट बेटा तब आएगा जब किसी कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन जो है वो ज्यादा डिग्री का हो, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी ये बात समझ नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जल्दी बोलो, समझ आ गया? बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट समझ में आ गया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कौन सी रिएक्शन है जिसमें R+ आकर के अटैक कर रहा है? अश्विया, आर्यन, आशी, दीपशिखा, करण, नेहा, निकिता, नुपुर, पलक, पीयूष, प्रख्यात, ऋषिका, सुजैन, यश, युवराज, बोलो बेटा, समझ आ गया क्या सभी को? यस सर। किसी को यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप समझ गए? फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नेम है, उनके नेम पे रिएक्शन चल रही है, उन्होंने बताया था ये रिएक्शन ऐसे होती है, उन्होंने एल्काइलेशन बताया और दीपशिका बोल रही है रिपीट कर दो। ओके, देखो मैंने क्या बताया, देखो ये बेंजीन है, ध्यान से समझना इस चीज को, इट इज बेंजीन, ये बेंजीन है। मैंने कहा कि कहीं पर कोई RX टाइप का सब्सटेंस हो और ये हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन हो रही हो, तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा? इस रिएक्शन में हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट आएगी कि ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, और ये बेंजीन के इस पार्ट पे अटैक कर देगा। कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, R इधर आ जाएगा और HX, इसका जो H होगा बेंजीन का, एक H कहीं से भी निकालो सेम बात है वो तो अभी इसके लिए, तो ये बन जाएगा HX। तो मैंने ये बताया कि इस रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट की बात बताई। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए अगर कभी ऐसा सब्सटेंस लिखा आ जाता CH3CH2 और यहाँ पर Cl, तो आपके माइंड में ये जाता कि यहाँ से तोड़ो, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, भाई RX का फॉर्म यही है, तो आपके माइंड में ये जाता कि ये वाला पार्ट सीधे जाकर के इस पे अटैक कर देगा, और प्रोडक्ट में जो है बेंजीन के ऊपर कुछ ये जो CH2 वाला पार्ट है, ये जो CH2+ वाला पार्ट है, इधर से अटैक करेगा और CH2 ये बन जाएगा, और ये बेंजीन नहीं गैस ही रहेगी। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको ये बताया कि अगर CH3CH2 पॉजिटिव कहीं लिखा हुआ है, यानी कि अगर कहीं पर कार्बोकैटायन बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, तो कार्बोकैटायन वाले केस में हमें ये ध्यान रखना है, क्या कार्बोकैटायन किसी ऐसे कार्बन से तो कनेक्टेड नहीं है जो उससे ज्यादा डिग्री रख रहा हो, तो ज्यादा डिग्री वाला अपना H नेगेटिव इसको देगा और खुद कार्बोकैटायन बन के बैठ जाएगा, यहाँ प्लस इस पे आएगा और ये CH3। इन रियलिटी अटैक कौन करने वाला था इस पे? इन रियलिटी ये वाला प्लस जाकर के इस पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट जो है वो ये बना देगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये CH3 ये जाकर के जुड़ना था, और हम जोड़ने क्या वाले थे ये, तो ये गलत हो जाता, ये इसका सही प्रोडक्ट होगा। समझ आ गया दीपशिखा? क्लियर हो गया बेटा अब, या अब भी डाउट है? अब नहीं है। चलो ओके बेटा, देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का केस था। अब मैं अगर इसका सेकंड केस बताऊं, दैट इज एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना बात को। इन केस ऑफ एसाइलेशन, यहां पर जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, ये कोई बेंजीन है हमारे पास, और इस बेंजीन में मान लीजिए
H लगा हुआ है, ठीक है। तो एसाइलेशन के केस में बेटा C डबल बॉन्ड O X इस तरह का कोई ग्रुप हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का कोई हमको ग्रुप देखने को मिलेगा जिसमें इधर ऐसा लिखा हुआ होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में यहां से ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और इट विल अटैक ऑन दैट। ये हमारे पास बनाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हमारे पास C डबल बॉन्ड O यहाँ पर R और साथ में HX। याद रखना कि ये जो हमारे पास पार्ट बना, ये कार्बोकैटायन कौन सा वाला है बेटा, ये कीटोनिक कार्बोकैटायन है, यानी कि डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है। ये सिंगल कार्बोकैटायन नहीं है कि अकेला कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोकैटायन बनाए हुए हैं, नहीं, इसके साथ एक डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अब आपको यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो कि इन केस ऑफ एसाइलेशन R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये X लिखा हुआ है, मैं अगर ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O X, तो आप मान लो इधर पे मैं लिख दूं Cl, ये लिख दूं, और साथ में ये एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कर रहा होगा हमारे पास बेंजीन। तब क्या होगा, तब डायरेक्टली आपको इधर से इसको तोड़ना है और आपको सीधे सीधे यहाँ पर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस, ये जो H प्लस है ये H प्लस जाकर के इस Cl नेगेटिव पे जुड़ेगा और हमारे पास फाइनली जो बनेगा ये H प्लस जो है, H प्लस इस Cl नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा और फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और बाकी जो CH2 CH3 था वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है, ओनली रीअरेंजमेंट के बारे में किसके लिए सोचना है हमको, ओनली फॉर इन केस ऑफ एल्काइलेशन। अगर एल्काइलेशन हो रहा होगा तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रीअरेंजमेंट हो, कभी कभी हो भी सकता, कभी कभी नहीं हो सकता। और अगर हम लोग बात करें एसाइलेशन की, तो इन केस ऑफ एसाइलेशन हमारे पास कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, ये सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी, दैट इज कि बेंजीन के ऊपर समटाइम्स कभी कभी कोई ग्रुप G लगे होते हैं। अब ये जो ग्रुप है ना, इन ग्रुप्स की वजह से जब एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप या कोई भी आकर के कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, कभी कभी तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। एक हमारे पास जैसे ये ग्रुप G लगा है, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास ऑर्थो, और एक हमारे पास साथ में एक और प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज पैरा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो पैरा पोजीशन पे, और अगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये ग्रुप जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कोई आ रहा है तो वो मेटा पोजीशन पे लगा। तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप कैसे नेचर का है। अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा, एक तो वो ऑर्थो और पैरा दो बनाएगा उस केस में, और अगर कोई ग्रुप G लगा हुआ है तो एक स्टेट में क्या बनाएगा हमारे पास मेटा, इसको मेटा कहा जाता है, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और इसको पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्थो पैरा बन रहे हैं या मेटा बन रहे हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप बन रहे हैं। अगर ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग, तो हमारे पास जो है ये ऑर्थो और पैरा बनेंगे। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अब ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं हम लोग इतना ज्यादा नहीं सीखेंगे, हम लोग तो सीधे सीधे सीखेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं कौन से, क्योंकि पूरा एक मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग देखते हैं, मतलब मैकेनिज्म से हम लोग चीजों को समझते हैं, फिर उसमें पाया जाता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप एक टाइप के होते, दूसरे डीएक्टिवेटिंग टाइप के होते, बट वी डोंट हैव मच टाइम, दैट्स व्हाई मैं इसको आपको शॉर्टकट में इतना बता रहा हूं कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे तब हमारे पास ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर डीएक्टिवेटिंग कोई ग्रुप लगा होगा तब हम लोग मेटा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की लिस्ट जो है अभी आफ्टर दी क्लास भेज दूंगा, ठीक है, कि हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स ना हो तो मुझसे ले लेना,
रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी के पूरे नोट्स उसको शॉर्टकट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हमारे पास जैसे CH2 नेगेटिव या NH नेगेटिव कहीं लगा हुआ है, या O नेगेटिव, ठीक है, ये या अमाइन लगा हुआ है, ठीक है, या हमारे पास ये सारे जितने भी लिख रहा हूं, अमाइन में लोन पेयर होता है, ये सारे जितने ग्रुप्स हैं ये डीएक्टिवेटिंग सॉरी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की लिस्ट है। ठीक है, यहाँ मैं NR2 लिख दूं या OH लिख दूं या OR लिख दूं, या हमारे पास NHC डबल बॉन्ड OCH3 लिख दूं, यानी एसिड अमाइड लिख दूं। ठीक है,